दोस्तों नमस्कार। न पदयात्रा की इजाजत है, ना ही नुक्कड़ सभा की इजाजत है, ना ही साइकिल और बाइक यात्रा करने की जरूरत है और ना ही सड़क पर घूमते हुए बसों में या फिर ट्रकों पर जिस तरीके से सभाएं होती हैं उसकी भी इजाजत इस दौर में नहीं है। घर घर जाना चाहते हैं तो सिर्फ 5 लोगों के साथ आप प्रचार करने पहुंच सकते हैं, लेकिन 15 जनवरी तक कोई जनसभा नहीं होगी और आज से आचार संहिता 5 राज्यों में लागू हो गई। यानी बीते 1 महीने में प्रधानमंत्री लगभग आधे दर्जन बार उत्तर प्रदेश पहुंचे और इस दौर में उन्होंने तकरीबन 1 से 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं का जो लोकार्पण किया, उद्घाटन किया, अब वो नहीं कर पाएंगे। पंजाब भी जाना चाहते थे 42,500 करोड़ की योजनाओं को लेकर, वहां रैली हो नहीं पाई। लेकिन आज चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का जो ऐलान किया वह पिछले 5 बरस पहले की परिस्थिति से कोई बहुत अंतर में नहीं है। 7 फेजेस में इससे पहले यानी 5 बरस पहले 2017 में भी चुनाव हुए थे और इस बार भी 7 फेजेस में ही इन 5 राज्यों के चुनाव होंगे। 7 फेज उत्तर प्रदेश में होंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा एक ही फेज में निपट जाएगा। मणिपुर में 2 फेज के चुनाव होंगे। अंतर सिर्फ 1 दिन का आया है क्योंकि इस बार जो उत्तर प्रदेश के 7 फेज हैं वो पिछली बार की तुलना में 1 दिन पहले से शुरू हो रहे हैं। 2017 में 11 फरवरी को पहला फेज पड़ा था, इस बार 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग होगी। उस वक्त आखिरी फेज जो हुआ था वह 8 मार्च को हुआ था, इस बार 7 मार्च को होगा 7वां फेज। उस वक्त 11 मार्च को रिजल्ट आया था, इस बार 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे यह हो चला है कि जिस कोरोना काल को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तमाम कड़े नियम कायदे बरते हैं, उसके बीच का अनूठा सच यह है कि इस देश के भीतर में सिर्फ इन्हीं 5 राज्यों में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन नहीं लिया है। यानी कुल मिला के 18 करोड़ 34 लाख में से सिर्फ 9 करोड़ ही वोटर हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन ले लिए हैं। 15 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने 1 डोज लिया है, लेकिन 3 करोड़ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीनेशन जिन्हें नहीं पड़ा है। तो सरकार की वैक्सीनेशन को लेकर सफलता असफलता के किस्से चुनाव आयोग के इन दस्तावेजों में हैं। इन दस्तावेजों के जरिए उन्होंने बतलाया है कि 14 फरवरी के पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही फेज में 14 फरवरी को चुनाव तीनों राज्यों में हो जाएंगे। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 अलग अलग फेजों में चुनाव हो जाएंगे। इसके अलावे उत्तर प्रदेश में पिछली बार की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बात शुरू होगी जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाएगी। पिछली बार भी याद कीजिएगा तो दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद पहले फेज में आया था और आखिरी फेज में बनारस था। इस बार भी कमोवेश वही स्थिति है और उसी तरीके से समूची रूपरेखा इलेक्शन कमीशन ने बनाई है। सिर्फ नियम कायदों के मद्देनजर उसने अपने तौर पर मशक्कत जरूर की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 88% लोग ही हैं जिनको 1 डोज वैक्सीनेशन मिली है। 52% ऐसे हैं जो दोनों डोज ले चुके हैं, यानी 48% ने एक भी डोज नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से ज्यादा वोटरों में लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जो हैं उन्होंने 2nd डोज लिया ही नहीं है। पंजाब के भीतर में 75% ऐसे वोटर हैं जिन्होंने 1 डोज लिया है। दोनों डोज लेने वाले सिर्फ 40% हैं। 60% ऐसे वोटर जिन्होंने दोनों डोज नहीं लिया है। लेकिन यह इलेक्शन की पूरी रूपरेखा है जिसके जरिए इस बात के खुले तौर पर जानकारी दी गई कि हम इस बार बहुत कड़ाई बरतने वाले हैं और जो भी उस कड़ाई का उल्लंघन करेगा उसको लेकर बड़ी कड़ी सजा की व्यवस्था की जाएगी। और इसमें बहुत साफ तौर पर है जो नियम कायदे कानून हैं उस लिहाज से अगर समझें तो ना कोई पदयात्रा, ना कोई रोड शो, ना कोई साइकिल यात्रा, ना कोई बाइक यात्रा, ना नुक्कड़ सभा। 15 जनवरी तक जनसभा पर भी रोक, डोर डोर तक सिर्फ 5 लोग जा सकते हैं। जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि अब इस परिस्थिति में आ जाइए कि उत्तर प्रदेश के भीतर में 15 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, पंजाब के भीतर में 2.25 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, उत्तराखंड में लगभग 1 करोड़ वोटर होने को हैं जो नहीं हुए हैं, अभी लगभग 80-85 लाख के भीतर हैं, मणिपुर के भीतर में लगभग 20 लाख वोटर हैं, गोवा के भीतर में लगभग 12-13 लाख वोटर हैं। यह अलग अलग राज्यों की स्थिति है। 2017 में 17 करोड़ 10 लाख वोटर थे, 2022 में यह बढ़कर 18 करोड़ 34 लाख वोटर हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश का इसलिए आ गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूरी भूमिका कमोवेश पिछले चुनाव की तर्ज पर ही है।
यानी शुरुआत वेस्टर्न यूपी से होगी पहले फेज में। दूसरे फेज में आप उस इलाके में आइए जो खास तौर से बदायूं का इलाका, लखीमपुर खीरी का इलाका, बरेली का इलाका, मुरादाबाद का इलाका, सहारनपुर का इलाका, ये सारा इलाका है। 19 फरवरी को लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, इटावा, मैनपुर, बाराबंकी, इस पूरे इलाके में लगभग। उसके बाद चौथे फेज में रायबरेली है, इलाहाबाद है, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, बांदा यानी बुंदेलखंड का इलाका भी इसमें शामिल हो गया। धीरे धीरे हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं। फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, बहराइच, गोंडा, अम्बेडकर, ये पांचवें फेज में है। छठा और सातवां फेज पूरे तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगर 4 फरवरी आप इस हिसाब से समझे कि जो फेज है 3 मार्च को वह गोरखपुर वाले इलाके में आएगा और जो 7 मार्च है वो बनारस वाले इलाके में आएगा। पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी वोटिंग हुई थी। इस बार कांग्रेस का नारा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो शायद इस बार उसमें थोड़ी सी फिसलन पैदा हुई और 7 मार्च को यानी महिला दिवस से एक दिन पहले लास्ट फेज का चुनाव होगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन इतनी दूर तक नहीं सोच पाया होगा, लेकिन अगर ध्यान दीजिए इस दौर में जो पहले सामने सबसे आगे खड़ा हुआ है वो वेस्टर्न यूपी का इलाका है, जहां पर 76 सीटें हैं। इस 76 सीटें में से बीजेपी के पास 66 सीटें हैं। इन 66 सीटों के अलावे सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास 4 सीट है, बीएसपी के पास 3 सीट है, कांग्रेस के पास 2 सीट है। लेकिन इस वेस्टर्न यूपी की 66 के अलावे 10 सीटें जो हैं, जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के पास है, इनको लग रहा है कि इस बार इनकी स्थिति में लगभग 3 गुना इजाफा होने वाला है, खासतौर से समाजवादी पार्टी जो कि आरएलडी के साथ मिली हुई है। अगर आप वेस्टर्न यूपी का जिक्र हम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि एक चीज समझना चाहिए कि आरएलडी इससे पहले अकेले चुनाव 277 सीट पर चुनाव लड़ी थी वह 2017 में, लेकिन उसे सिर्फ जीत 1 सीट पर मिली थी। हालांकि उसके पास जो कुल वोट आए थे वह 1.78% था। कुल मिला के लगभग 15.5 लाख वोट ही आरएलडी को मिले थे, लेकिन इस बार वह समाजवादी पार्टी के साथ है। तो क्या कोई बड़ा खेल कर सकती है या नहीं कर सकती है? क्योंकि अगर आप आंकड़ों की दृष्टि समझना चाहें तो आरएलडी के वोट अगर समाजवादी पार्टी में आप जोड़ते हैं और उसके उस किसानों के आंदोलन की परिस्थितियों को भी जोड़ते हैं तो फिर शायद इस बार शुरुआत में जो सबसे ज्यादा मशक्कत होनी है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होनी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जहां पर विपक्ष की मौजूदगी नजर आती है और इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में नजर आती है। ये दोनों प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बीजेपी जानती है कि सेंध लगेगी तो इन्हीं दोनों जगहों पर लगेगी, क्योंकि अगर वेस्टर्न यूपी में 76 में से 66 सीट उसके पास थी तो ईस्टर्न यूपी में उस तुलना में बहुत कम थी। 102 में से 69 सीट पर बीजेपी जीती थी, तो वहां पर समाजवादी पार्टी 13 सीटों पर जीती थी, बीएसपी 8 सीटों पर जीती थी, अपना दल 5 सीटों पर जीता था। वो अलग मसला है कि वह बीजेपी के साथ था और कांग्रेस 1 सीट पर जीती थी। लेकिन इन दोनों परिस्थिति में इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली चीजें की जाती है जिससे जहां पर ज्यादा मशक्कत करनी हो उसके लिए पहले स्पेस मिले, यानी वेस्टर्न यूपी को घेरना है, यह क्लियर कट हो गया। ये सत्तानुकूल भी चीजें होती हैं, रहती होंगी, कहा जाता है। और आखिर में आप सब चीज झोंक देते हैं। अगर आखिरी दौर में 2017 को याद कीजिएगा तो प्रधानमंत्री वहां पर रोड शो निकाल रहे थे। इस बार रोड शो निकालने की इजाजत नहीं है। तो इस बार का गिमिक पूरे तरीके से क्या जातीय समीकरण के आधार पर, छोटे दलों के गठबंधन के आधार पर, या फिर जिस बात का डर रहता है वो नफरत की लकीर है, वो धर्म की लकीर है, वो सांप्रदायिकता की लकीर है और वो समाज को बांटने वाली लकीर है। क्या उस लकीर पर सवार हो जाएंगे? क्योंकि उस लकीर ने पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित किया था और पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित किया था। तो उत्तर प्रदेश के भीतर की इसके अलावे बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है जहां पर ध्यान दीजिए तो 19 की 19 सीटें बीजेपी जीती थी। यह एक ऐसा जगह था जहां पे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, यानी एसपी, बीएसपी या कांग्रेस तीनों कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी बुंदेलखंड के इलाके में। और उसकी बेहतरीन स्थिति अवध के इलाके में भी थी जहां पर 90 में से 75 सीट बीजेपी ने जीता था। रुहेलखंड में भी 52 में से 38 सीट जीती थी। लेकिन इस बार की परिस्थितियां भी क्या उसी दिशा में जाती हैं? क्योंकि इन बातों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है एक चीज और जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश के भीतर में यह पहला मौका रहा है जब आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हैं तो लगभग 40% वोट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में आ जाए, खासतौर से मंडल कमंडल की सियासत के बाद, यानी 1990 के बाद की परिस्थिति में पहली बार 2017 में ही यह परिस्थिति आई थी।
और अब जब इलेक्शन के प्रोसेस में अब आप एक कल्ट फिगर के तौर पर, एक हीरो फिगर के तौर पर, जो वाकई 2014 के बाद से तमाम राज्यों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचारक के तौर पर घूमते रहे और प्रचारक होने से पहले वो प्रधानमंत्री के तौर पर तमाम योजनाओं का ऐलान करते रहे, अखबारों में नजर आते रहा, फर्क साफ है। तो क्या फर्क साफ है कि परिस्थिति 2017 और 2022 की स्थिति को बांटेगी, या अभी भी हम 2017 से पहले और 2017 के बाद खड़े होंगे? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर के 6 मुद्दे बड़े प्रभावी हैं। पहला मुद्दा उत्तर प्रदेश के भीतर में बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर युवाओं की तादाद इस दौर में सबसे ज्यादा वोटर के तौर पर उत्तर प्रदेश में ही बढ़ी है। नए वोटर हैं, वो समझ रहे हैं बेरोजगारी की परिस्थिति कितनी घातक होती है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी परिस्थिति लोगों ने कोरोना काल में देखी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ढहना था, अस्पतालों का ना होना था, ऑक्सीजन सिलेंडर का ना मिल पाना था, और सरकार ने उस दौर में मुंह पर चुप्पी साध रखी थी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। बाद में जरूर निकले, होश शोर जरूर मचाया। वह इंफ्रास्ट्रक्चर का ढहना दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा सीधे सीधे महंगाई से जुड़ा है। ऐसी महंगाई जिसमें काम है नहीं, लेकिन पैसा पास में बच नहीं पा रहा है, तो बाजार में कैसे जाएंगे, किन चीजों को लेकर आएंगे। चौथी परिस्थिति में जातीय समीकरण है, जिसमें अपर कास्ट यानी ऊंची जातियों में ठाकुर और ब्राह्मणों में भी टकराव है। यादवों का भी वर्चस्व की स्थिति है, जो सबको अपने साथ लेकर चलना चाह रहा है। तो जातियों के समीकरण में चौथी स्थिति है। लेकिन पांचवी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरे तरीके से माइनॉरिटी खामोश है, अल्पसंख्यक खामोश है, मुसलमान खामोश है। वह एक मुश्त एक साथ किधर मूव करेगा, वो बड़ा मायने रखता है कि अगर जरा सा जातियों का खेल हो गया तो ऐसे में वह पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी जिसे मुसलमान हराने निकल पड़ा है। लेकिन क्या यह संभव है, या फिर धर्म की मोटी लकीर, सांप्रदायिकता की मोटी लकीर जातियों की परिस्थितियों को ढक देगी? उत्तर प्रदेश को यह भी देखना है और इसी बार तय करना है। और जो छठा हिस्सा है वो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक गेम प्लान है कांग्रेस का अपने तौर पर, जिसमें उन्होंने महिलाओं को और लड़कियों को अपना वोटर मान लिया है और प्रियंका गांधी चल निकली है। तो ये जो दूसरी आबादी और आधी आबादी का जिक्र जिसको हम लोग मुहावरों में करते रहते हैं, क्या वो आधी आबादी इस बार खुलकर ऐसी परिस्थितियों को डेवलप कर सकती है जो परंपराओं को तोड़ दे? क्योंकि पारंपरिक वोटों में मायावती के अपने वोट हमेशा से एक मुश्त रहे हुए हैं, लगभग 2.25 करोड़ वोट उनके साथ हमेशा रहते हैं। जो समाजवादी पार्टी है उसके भी एक मुश्त वोट कमोवेश उसके साथ रहते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा मुसलमानों का और यादवों का, वह भी लगभग 1.5-2 करोड़ का वोटर हिस्सा रहता ही है। लेकिन सवाल है, इस दौर में बीजेपी ने लगभग 3 करोड़ 44 लाख वोट उसे 2017 में मिले थे। जब हम इन बातों का आपसे जिक्र करें, एक हकीकत और समझिए, उत्तर प्रदेश के भीतर में 5.5 करोड़ वोटरों ने पिछली बार वोट नहीं डाला था। यानी जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा वोट मिले, उससे ज्यादा वोटरों ने वोट ही नहीं डाला। 2014 में कुल वोटर्स की संख्या थी 14 करोड़ 16 लाख, वोटिंग हुई थी 8 करोड़ 67 लाख। 5.5 करोड़ वोटरों ने वोट नहीं डाला था। इस बार क्या वह वोटर निकल कर आएगा, या यह वोटर की संख्या कहीं घालमेल करने की परिस्थितियों को तो पैदा नहीं करेगी? यह भी एक सवाल है। जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी है वो वाकई मायने इसलिए रख रही है क्योंकि बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों समझ रही है कि अपने बूते चीजें नहीं जीती जा सकती है। तो उसमें एक आरएलडी हुआ, आरएलडी को वोट लगभग 15.5 लाख। दूसरा सुखदेव भारतीय समाज पार्टी है, जो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। उसको पिछली बार वोट मिले थे लगभग 6,07,000 वोट मिले थे। 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 सीट जीत गई थी, वह पिछली बार दूसरी तरफ थी। निषाद 72 सीटों पर लड़े थे लेकिन एक ही सीट जीत पाए थे, लेकिन उन्हें भी लगभग 5.5 लाख वोट मिले थे। अपना दल जो सोनेलाल का है, उनको भी 11 सीटों पर लड़े थे और 9 सीटों पर जीत गए थे, उनको भी 8.5 लाख वोट मिले थे। ये छोटे छोटे दल बड़े मायने रखते हैं। इसमें पीस पार्टी भी एक, जिसको 2,27,000 वोट मिले थे, सीट एक भी नहीं मिली। लेकिन ओवैसी की मौजूदगी पिछली बार भी थी, उनको भी एक सीट नहीं मिली थी। 38 सीटों पर लड़े थे लेकिन सिर्फ 2,04,000 वोट मिले थे। ये छोटे छोटे राजनीतिक दल और जो वोट नहीं दे पाए थे, क्या इस बार कुछ नई परिस्थितियों को पैदा कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश का संदेश यही है जो बहुत साफ तौर पर है।
दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण राज्य पंजाब इसलिए हो चला है क्योंकि किसानों के आंदोलन ने हर चीज को देखा समझा और किसान भी चुनाव मैदान में है। यहां पर सवाल कांग्रेस का, अकाली दल का, आम आदमी पार्टी का नहीं। अगर इन तीनों के हिस्से से ही आप सोचना शुरू कीजिए, हम उसमें बाद में किसानों को शामिल करते हैं, लेकिन पहले आप इन तीनों को देखिए। कांग्रेस को पिछली बार 77 सीट मिली थी। वोट कितने मिले थे? लगभग 59,45,000, 59,45,000। आम आदमी पार्टी को 36,62,000 वोट मिले थे और 20 सीटों पर वह जीती थी। अकाली दल 38,98,000 यानी लगभग 39 लाख वोट मिले थे, उसकी सीट कम थी 15। बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, अकाली दल के साथ मिलकर लड़ते थे। इस बार अकाली दल साथ नहीं है, कैप्टन साथ में है जो कल तक कांग्रेस के साथ थे। तो नए समीकरण बन रहे हैं। बीजेपी को सिर्फ 8,33,000 वोट मिले थे। लेकिन यहां भी यह समझना होगा, पिछली बार तकरीबन 2 करोड़ वोट थे और 1.5 करोड़ वोटिंग हुई थी, यानी लगभग 46 लाख वोटरों ने वोट नहीं डाला था। लेकिन इस बार वो कौन सी स्थिति है? क्योंकि मालवा की 69 सीट पर 40 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और मालवा किसानों का इलाका है, जहां पर सबसे ज्यादा किसानों की मौजूदगी है। तो क्या इस बार वो चीजें शिफ्ट करेंगी? जो कांग्रेस को 40 सीट मिली थी, अकाली दल को 8 सीट, और यहां पर आम आदमी पार्टी ने भी 18 सीट जीती थी। पिछली बार यहीं पर सब जीता था, मालवा में। लेकिन मालवा तो गढ़ किसानों का है। वहां पर क्या संयुक्त समाज पार्टी के तौर पर, राजोवाल चेहरा के तौर पर जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या पंजाब में कोई नया गुल खिलने वाला है? एक नई परिस्थिति होगी। क्योंकि इसके बाद जब आप देखते हैं पंजाब के भीतर में, तो माझा का इलाका जो है, जहां पर सबसे ज्यादा, आप एक लिहाज से यह कहिए कि वहां पर मौजूदगी, माझा का इलाका और द्वाब का इलाका, यह दोनों इसलिए है क्योंकि द्वाब के इलाके में दलितों की मौजूदगी बहुत ज्यादा। यहां पर लगभग 23 सीटें हैं। इसमें से कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, 5 सीट अकाली दल जीती थी, 2 सीट कांग्रेस, 2 सीट आम आदमी पार्टी ने और 1 बीजेपी ने भी जीती थी। वो दलित का इलाका है। चन्नी दलित मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस की अगुवाई करते हुए पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री कोई दलित बना है। तो वहां पर क्या खेल होगा? मांझा का इलाके में सबसे ज्यादा सिखों का वोट बैंक है। मैसेज इन तीनों जगह का जब आप पढ़िएगा तो बीजेपी के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। अकाली संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। आम आदमी पार्टी अपने तौर पर पिछली बार की तुलना में अगर वहां तक भी टिक जाए तो उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। सवाल है क्या अगर कांग्रेस के हिस्से से खिसक के चीजें गई तो फिर किसान के ऑर्गेनाइजेशन वहां पर सत्ता में बनाने या सत्ता पाने की दृष्टि से आगे नजर आएंगे। यह स्थिति बन सकती है, वो किंग मेकर बने या किंग बने, अगर उस लिहाज से वोटिंग हुई। क्योंकि पंजाब के भीतर का देखिए एक सच और समझ लीजिए, पंजाब में के भीतर में जब आप जाते हैं तो वहां पर 75% आबादी खेती से जुड़ी हुई है। उसमें किसान आता है, मजदूर आता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आती है जो कि सीधे सीधे आप ट्रैक्टर से जोड़िए, गांव के दुकानदार भी आते हैं जो खेती से जुड़े सामानों की ही बिक्री करते हैं। इनकी संख्या 75% है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप इनको ग्रामीण और उसी शहर से बांटिएगा, जो 40 सीटें ऐसी हैं जो शहरी क्षेत्र में आती है, लेकिन 77 सीटें ऐसी है जो ग्रामीण और किसानों के हिस्से में आती है। तो क्या आंदोलन से पॉलिटिकल पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन, और इस दौर में सारी जानकारी, आंदोलन 1 साल तक चला, हर जानकारी की स्थिति में पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भी है और पंजाब का किसान भी है, क्या वो इस रूप में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो चला है या राजनीतिक तौर पर जानकार हो चला है कि इस दौर में चुनाव का क्या महत्व है और आने वाले वक्त में उसे खुद राजनीतिक सत्ता किस रूप में चलानी है या नहीं चलानी है, यह उसे तय करना पड़ेगा। तो इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है पंजाब के चुनाव को लेकर। लेकिन एक चीज और समझनी चाहिए कि गोवा और मणिपुर का जिक्र आते ही हमें 2 चीजें बहुत साफ लगती है। पिछली बार ध्यान दीजिएगा तो गोवा और मणिपुर दोनों जगहों पर कांग्रेस ज्यादा सीटें हासिल कर पाई थी, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई। कांग्रेस को पिछली बार गोवा में 17 सीटों पर जीत मिली थी 40 में से, बीजेपी सिर्फ 13 सीटों पर जीती थी। लेकिन खेल है, सियासी खेल है जो लोकतंत्र से भी आगे चलता है। मणिपुर की भी स्थिति कमोवेश यही निकल कर आई थी। वहां पर भी अपने तौर पर ज्यादा सीट, 28 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी, लेकिन बीजेपी वहां भी सरकार बना लेती है। तो यह डेमोक्रेसी के भीतर के तंत्र पर चुनाव आयोग की खामोशी, सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, पार्लियामेंट की चुप्पी, इस देश की डेमोक्रेसी को जीने के बाद की परिस्थितियों में क्या कुछ होता है, यह कोई अब बहुत दूर की गोटी नहीं बची है। तो पंजाब, गोवा, उत्तराखंड की भी 70 सीटें जो बड़े मायने रखती है। वहां पर बीजेपी ने पिछली बार
यूपी की तरह ही चुनावी जीत हासिल की थी और माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर की हवा उत्तराखंड को प्रभावित करती है। बीजेपी अगर 312 सीट पिछली बार जीती थी तो उत्तराखंड में भी वह लगभग 70 में से 57 सीट पर उसने जीत हासिल की थी। कांग्रेस 11 सीट पर ही रख गई थी, जबकि दोनों के वोट अगर देखिएगा तो 46% और 33% के हिस्से में आए थे, और ये हर बार पलटते रहती हैं चीजें। आखिरी सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो इस परिस्थिति में इस इलेक्शन की दो ही खासियतें हैं। एक, यह इलेक्शन का चुनाव प्रचार पुराने चुनाव प्रचार की तर्ज पर नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात यह होने वाली है, यानी जिस तरीके से औरा निकलकर दिल्ली से कैबिनेट मिनिस्टर्स का जाता था और रैलियों को करता था, यह जरा देखना होगा कि 15 जनवरी तक जनसभा पर रुकावट तो है, लेकिन इसके बाद जो रैलियों की इजाजत दी जाएगी उन रैलियों को लेकर भी कोई बंदिश इलेक्शन कमीशन रखेगा या नहीं रखेगा। उसने बाकी चीज़ों पर तो बंदिश लगा दी है, जिसमें रोड शो है, बाइक रैली है, साइकिल रैली है, नुक्कड़ सभा है, पदयात्रा है, इन पर तो रोक लगा दी। लेकिन रैली जो भव्यता के साथ होती है वो रैली प्रधानमंत्री मोदी की ही होती है। जो उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं होते हैं वह बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के प्रचारक हो जाते हैं। लेकिन आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन अब जारी हो गया, बजट इसी दौर में आना है। 1 फरवरी को बजट रखा जाएगा, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण आता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। बजट रखने के दौरान क्या अलग अलग ऐलान जो होंगे उसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि दरअसल बजट तो देश का होता है, हम कुछ कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके भीतर जब आप किसी भी बरस के बजट को देखिएगा तो उसमें जैसे हॉस्पिटल्स का ऐलान, यूनिवर्सिटीज़ का ऐलान, किस किस इलाके में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान, बेसिक रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान, जो बेसिक लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्या बजट में इसका उभार होगा। इन 2 चीज़ों पर सिर्फ ध्यान रखिएगा। आखिरी बात तो यह है कि इस देश में चुनाव की संहिता को तोड़ते हुए चाहे शराब बांटी जाए, चाहे पैसा बांटा जाए, चाहे लोग पकड़ में आए, चाहे पैसा जब्त किया जाए, आपके जहन में कोई नाम निकल कर नहीं आएगा कि किसी को सजा मिली या नहीं मिली। तो हम एक ऐसी परिस्थिति के सामने हैं जहां नियम कायदों की एक पूरी सूची है और दूसरी तरफ चुनाव जीतने की पूरी उत्कंठा है। दोनों के बीच का टकराव शुरू हो गया है। अच्छी बात यह है कि कल से हमको अखबारों में विज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विज्ञापन उस रूप में नजर नहीं आएंगे जहां हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये करने वाले हैं और ये करने वाले हैं, और फर्क साफ है। हमें लगता है ये फर्क साफ 2017 और 2022 के बीच का है, पहले का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।